चलिए, आज फर्स्ट डे कितने बच्चों का है? पहला दिन 1 2 3। बाकी पुराने बच्चे कितने हैं अपने? ठीक है, बाकी अच्छे। चलिए, तो आज का सेशन अपन स्टार्ट करेंगे और अपन जो है आज से स्टार्ट कर रहे हैं। ज्योग्राफी का अपन ने पहला सेक्शन अपना ले लिया था और उसमें मैंने आपको भारत के सामान्य परिचय के बारे में बताया था, है ना। तो भारत का सामान्य परिचय जिसे अपन पढ़ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चों। भारत का सामान्य परिचय हमने लास्ट सेक्शन में देखा था कि भारत को हम जो है किन किन नामों से जानते हैं, उनके क्या क्या सोर्स हैं, ठीक है। ये बात हमने चर्चा कर ली थी। मैंने आपको ये भी पढ़ाया था लास्ट सेक्शन में कि ग्लोब क्या होता है। ग्लोब के संदर्भ में हमने देखा था कि ग्लोब पर 2 प्रकार की लाइंस ड्रॉ करते हैं। एक हमारी कौन सी? अक्षांश रेखाएं, और दूसरी कौन सी? हमारी देशांतर रेखाएं। मैंने आपको ये भी बताया था कि ग्लोब पर खींची गई जो आपकी क्षैतिज, काल्पनिक, समांतर और वृत्ताकार रेखाएं होती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? अक्षांश रेखाएं कहते हैं। मैंने आपको ये भी बताया था कि ग्लोब पर खींची गई ऊर्ध्वाधर, काल्पनिक, अर्धवृत्ताकार जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाती हैं, उनको क्या कहते हैं हम लोग? देशांतर रेखाएं कहते हैं। पढ़ाया था मैंने आपको। फिर मैंने आपको ये बताया था कि अक्षांश रेखाओं में एक बड़ी महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा होती है जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा जिसे अपन कहते हैं, उसको कहते हैं हम लोग विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, है ना। ये पृथ्वी को 2 भागों में विभाजित करती है। एक है उत्तरी गोलार्ध और एक दूसरा कौन सा है? दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध में जो भी अक्षांश रेखाएं होती हैं वो कौन सी कहलाती है? हमारी उत्तरी अक्षांश रेखाएं। और दक्षिणी गोलार्ध में जो भी रेखाएं होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? दक्षिणी अक्षांश रेखाएं। फिर इसी प्रकार से मैंने आपको बताया था कि ठीक वर्टिकली हम एक 0 डिग्री देशांतर को भी खींचते हैं और उसके आधार पर हम पृथ्वी को फिर से 2 भागों में विभाजित कर लेते हैं। एक को बोलते हैं पश्चिमी गोलार्ध, एक को बोलते हैं पूर्वी गोलार्ध। ये भी बताया था मैंने आपको। मैंने आपको बताया था पश्चिमी गोलार्ध में जो देशांतर रेखाएं हैं वो सारी पश्चिमी देशांतर रेखाएं हैं और पूर्वी गोलार्ध में देशांतर रेखाएं वो हमारी पूर्वी देशांतर रेखाएं। तो पूर्वी गोलार्ध की पूर्वी देशांतर रेखाएं, पश्चिमी गोलार्ध की पश्चिमी देशांतर रेखाएं। यहाँ तक क्लियर था? चलिए, तो इन सारी बातों पे हमने चर्चा कर ली थी। भारत का अक्षांशीय विस्तार पढ़ाया था मैंने आपको और भारत का देशांतरी विस्तार मैंने पढ़ाया था। और मैंने पढ़ाया था कि भारत कौन से गोलार्ध में? बोलो, सारे बच्चों को क्लियर था यहाँ तक? तो अब मैं आपसे प्रश्न करूं कि बताओ भारत कौन से गोलार्ध में ग्लोब पर? तो आप कहना कि सर उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। ये क्या है? आपका ग्लोब है। और ग्लोब पर ये जो लाइन दिख रही है आपको बीच में, ये जो ब्लैक कलर की लाइन दिख रही है बीच में, ये इस लाइन को क्या बोलते हैं? 0 डिग्री अक्षांश रेखा। ऐसे ही बोलते हैं विषुवत रेखा, ऐसे ही बोलते हैं भूमध्य रेखा। आई बात समझ में? इसके ऊपर वाले भाग को क्या बोलते हैं? उत्तरी गोलार्ध। और इसके दक्षिणी वाले भाग को बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। तो ये ऊपर का कौन सा है? उत्तरी गोलार्ध। और नीचे का कौन सा है ना। ठीक उसी प्रकार से ये देशांतर रेखा को क्या बोलते हैं? 0 डिग्री देशांतर रेखा। क्या बोलते हैं? इसके आधार पर ये वाला गोलार्ध कौन सा? बोलो। और ये वाला कौन सा? पश्चिमी। तो पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। क्लियर हुआ? पूर्वी गोलार्ध जो है ये वाला हम इस साइड में, और उत्तरी गोलार्ध है उसमें भी हमें। तो भारत को आप देखो इसमें, तो भारत आपको दिखेगा, ये दिख रहा है भारत, ये दिख रहा है भारत आप सभी को। ये भारत कौन से गोलार्ध में हो गया? विषुवत रेखा के उत्तर में तो उत्तरी गोलार्ध में, और 0 डिग्री देशांतर रेखा के पूर्व में तो पूर्वी गोलार्ध में। यानी संयुक्त रूप से कह सकते हैं उत्तर पूर्वी गोलार्ध। क्या कह सकते हैं? फिर मैंने आपको बताया था इस गोलार्ध में सारी अक्षांश रेखाएं कौन सी होंगी? उत्तरी अक्षांश। कौन सी होंगी? और इस गोलार्ध में सारी देशांतर रेखाएं कौन सी होंगी? पूर्वी देशांतर रेखाएं। तो इसका मतलब है कि भारत का अक्षांशीय देशांतरी विस्तार भी क्या होगा? उत्तर से उत्तर और पूरब से पूरब। होगा कि नहीं होगा? तो फिर मैंने आपको पढ़ाया था कि भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 6 डिग्री 4 मिनट कहाँ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, या मुख्य भूमि से कहें तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। इसी प्रकार भारत का देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट कौन सा? पूर्वी देशांतर। क्लियर हो गया? आज अपन क्या पढ़ेंगे? आज अपन आगे बढ़ते हैं अपने इस टॉपिक में। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं भारत का कटिबंधीय विस्तार। क्या? कटिबंधीय विस्तार। तो अपन जानेंगे ये कटिबंध क्या होते हैं और तापमान के आधार पर इनको डिवाइड किया जाता है। तो पूरी पृथ्वी पर कितने कटिबंध हैं, ये क्या होते हैं, कैसे निर्मित हुए हैं, और भारत में कौन से कटिबंध हैं। ठीक है, तो हमारा एक विस्तार तो हो गया भारत का कौन सा? अक्षांशीय देशांतरी विस्तार या भारत की ग्लोब पर स्थिति। ठीक है,
आज अपन पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए तो देखते हैं हम लोग। और मैंने आपको आंसर राइटिंग भी कराई थी लास्ट सेक्शन में, मैंने आपको आंसर राइटिंग कराई थी। भारत की ग्लोब पे स्थिति आ जाए तो कैसे लिखना है, भारत की ग्लोब पे स्थिति आए तो कैसे लिखना है। सबसे पहले बताएंगे स्थिति, तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध। दूसरा पॉइंट बताएंगे अक्षांशीय विस्तार। अक्षांशीय विस्तार में क्या बताएंगे, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से 57 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। और एक छोटा सा डायग्राम बना के ग्लोब वहाँ पे बना देंगे और उत्तर पूर्वी गोलार्ध के बारे में बता देंगे। सभी ने बनाया था लास्ट सेक्शन में, क्लियर है ना। चलिए नए बच्चे आज कनेक्ट हो जाएंगे और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ कटिबंधीय विस्तार। क्या पढ़ाने वाला हूँ, तो नए बच्चों को एकदम समझ में आएगा कटिबंधीय विस्तार क्या होता है, भारत में इसका क्यों इंपॉर्टेंस है, क्यों ये बनाए गए हैं, किस आधार पे बनाए गए हैं, क्या होते हैं, क्या करते हैं, सारी बातों को अपन चर्चा यहाँ पे करेंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर इसकी आंसर राइटिंग कर लेंगे। यहाँ से जो जो क्वेश्चन हमारे निकलेंगे उनको लिखने का तरीका भी अपन सीख लेंगे। प्रारंभिक परीक्षा में क्या प्रश्न बनेगा, मुख्य परीक्षा में क्या बनेगा, उस पर भी अपन चर्चा यहाँ पे कर लेंगे। तो ओवरऑल कंप्लीटली अपन इसको समझेंगे, ठीक है। तो टॉपिक का नाम अपना आज का क्या है बोलो, भारत में कटिबंधीय विस्तार। तो यहाँ पर आज का टॉपिक का नाम है हमारा भारत में कटिबंधीय विस्तार। भारत में कटिबंधीय विस्तार, भारत में कटिबंधीय विस्तार, ठीक है। अब सुनना ध्यान से। सबसे पहले आपके सामने एक शब्द आ रहा है, एक वर्ड आ रहा है कटिबंध। क्या है इसका मतलब, व्हाट इज जोन। इंग्लिश में बोलते हैं कटिबंध को जोन और हिंदी बोलते हैं कटिबंध, ठीक है। तो क्या है जोन या क्या है कटिबंध, क्या बता सकते हैं मुझे। तो आप बिल्कुल याद रखें, कटिबंध का सीधा सीधा मतलब होता है, कटिबंध का सीधा सीधा मतलब होता है बच्चों कि जो हमारी पृथ्वी है, जिसका हमने एक प्रतिरूप बनाया है, जिसे अपन क्या कहते हैं, ग्लोब कहते हैं, है ना। तो इस ग्लोब पर हमने कुछ क्या खींची हुई हैं, अक्षांश रेखाएं। क्या खींची हुई हैं, अक्षांश रेखाएं। तो वास्तव में कटिबंध का मतलब होता है दो अक्षांश रेखाओं के बीच का क्षेत्र। क्या, दो अक्षांश रेखा, कोई भी दो अक्षांश रेखाओं के बीच का जो क्षेत्र है या विभिन्न अक्षांशों के बीच का जो क्षेत्र है उसे बोलते हैं कटिबंध। क्लियर हो गया। तो आपसे अगर कोई पूछे तो आप बता पाएंगे बच्चों क्या होता है कटिबंध। तो आप बताना कि वास्तव में कटिबंध जो है वो क्या होता है, वो आप बताना दो अक्षांश रेखाओं के बीच का, दो अक्षांश रेखाओं के मध्य क्षेत्र को ही क्या कहते हैं हम लोग, कटिबंध कहते हैं। है ना। तो इस प्रकार से हमने जान लिया कि कटिबंध क्या होता है। तो क्या होता है कटिबंध बता सकते हैं आप लोग, बोलो क्या होता है कटिबंध। दो अक्षांश रेखाओं के बीच के जो क्षेत्र है उसे अपन क्या कहते हैं, कटिबंध कहते हैं। क्लियर हो गया। चलिए कटिबंध की बात तो हमने समझ ली बच्चों। इन कटिबंधों को हमने पृथ्वी पर तापमान के आधार पर विभाजित किया है। किस आधार पर किया है, तापमान के आधार पर विभाजित किया है। तो इसका मतलब ये है कि इन कटिबंधों को ताप कटिबंध कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्योंकि जिसके आधार पर विभाजित करेंगे उसी के नाम पर इनका नाम करेंगे। तो वास्तव में कटिबंधों को हमने किसके आधार पर विभाजित किया है, तापमान के आधार पर। इसलिए इनको अपन क्या कहते हैं, हम इनको कहते हैं ताप कटिबंध। क्या कहते हैं बोलो, बिल्कुल। तो आपको याद रखना है ये अधूरा शब्द है कटिबंध, इसको पूरा करेंगे किसके आधार पर, तापमान के आधार पर। तो इनको बोलते हैं ताप कटिबंध। तो अक्षांशों के बीच के ऐसे क्षेत्र जो तापमान के आधार पर क्या किए गए हैं, विभाजित किए गए हैं, उनको क्या कहते हैं, ताप कटिबंध कहते हैं। अब आपसे कोई पूछे कि ताप कटिबंध क्या है तो आप बता सकते हैं, क्या बताएंगे बोलो। अक्षांशों के बीच के ऐसे क्षेत्र जिनको तापमान के आधार पर विभाजित किया गया है, इसलिए उनको क्या कहते हैं, ताप कटिबंध कहते हैं। तो अब मैं आपसे कहूं कि ताप कटिबंध जो है, ताप कटिबंध जो है उसका मतलब होता है हमारी पृथ्वी पर पृथक पृथक अलग अलग पृथक पृथक तापमान वाले अक्षांशीय क्षेत्र। आप कहेंगे सर ये पृथक पृथक तापमान वाले क्यों हम लिख रहे हैं, क्या एक जैसा तापमान नहीं होता पूरी पृथ्वी पर। तो आप कहेंगे नहीं, हमारी पृथ्वी पर पूरी पृथ्वी एक जैसा तापमान नहीं होता। क्या ये बात आपको क्लियर हो रही है। जैसे ये हमारी पृथ्वी है तो इस पूरी पृथ्वी पर
इसके उत्तरी ध्रुव से लेकर दक्षिण ध्रुव तक, इसके बीच का जो पूरा क्षेत्र है, क्या एक जैसा तापमान मिलता है पूरी पृथ्वी पर? आप कहेंगे सर नहीं। क्यों नहीं मिलता है? हमारी पृथ्वी पर एक जैसा तापमान क्यों नहीं मिलता है? आपने देखा होगा यहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ़ जमी रहती है पोल्स पर, यहाँ पर क्या जमी रहती है? फिर और नीचे आते हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा मौसम आपका सुहावना होता है, ना तो बहुत ज़्यादा तापमान होता ना बहुत ज़्यादा कम होता, ना तो ज़्यादा ना बहुत कम। फिर और एकदम आते हैं नीचे की तरफ तो यहाँ पे बढ़ने लगता है तापमान। इस जगह पे क्या होने लगता है? ये बहुत ज़्यादा हीट पकड़ने वाला क्षेत्र है, तो यहाँ पे तापमान बहुत ज़्यादा होने लगता है। क्लियर हो गया? तो अगर अपन ऊपर से नीचे चलें तो हमें 3 प्रकार का तापमान मिलता है। एक तो मिलता है न्यूनतम तापमान, एक मिलता है मध्यम तापमान, एक मिलता है अधिकतम तापमान। आई बात समझ में? बोलो। हमारी पृथ्वी पर तापमान जो है वो एक जैसा नहीं मिलता, तो कैसा मिलता है? तो आप बताना 3 प्रकार का मिलता है। कैसा? एकदम न्यून यानी एकदम कम तापमान, बर्फ जमी है, फिर मध्यम तापमान और फिर एकदम अधिकतम तापमान। 3 प्रकार का तापमान मिलता है। आप कहेंगे सर ये 3 प्रकार का तापमान क्यों मिलता है? आई बात समझ में? तो इस बात को अपने इस टॉपिक में जानना है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूँ हमारी पृथ्वी पर तापमान का स्रोत क्या है। ये तापमान आ कहाँ से रहा है? सूर्य से आ रहा है। सिंपल सी बात है भाई, इसमें कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है ना? याद रखेंगे आप लोग, हमारी पृथ्वी पर तापमान का आधार क्या है, स्रोत क्या है? बोलो। सूर्य, सनलाइट है ना? सौर विकिरण, सूर्य से आने वाली जो किरणें हैं ना उनको क्या कहते हैं? सन रेडिएशन कहते हैं। क्या कहते हैं? सौर विकिरण या सन रेडिएशन। जब ये सन रेडिएशन किसी ऑब्जेक्ट से टकराते हैं, जब ये सौर विकिरण किसी भी वस्तु से या किसी भी पदार्थ से टकराते हैं तो क्या करते हैं बच्चों? तो हीट पैदा करते हैं। क्या पैदा करते हैं? उस हीट को ही कहते हैं तापमान। यानी उस सौर विकिरण के द्वारा धरातल का जो भाग गर्म हो जाता है उसको नापने के लिए, मेज़र करने के लिए हमने क्या नाम दिया उसको? तापमान। क्या नाम दिया है? तो तापमान क्या है? किसी भी वस्तु के गर्म होने की अवस्था को ही क्या कहते हैं? तापमान कहते हैं। वस्तु गर्म क्यों होती है? तो सौर विकिरणों के कारण। जब कोई भी वस्तु से सौर विकिरण टकराते हैं तो वस्तु क्या होती है? गर्म होने लगती है। गर्म क्यों होती है कोई वस्तु गर्म क्यों होती है? इसलिए गर्म होती है कि कोई पदार्थ जो है वो मॉलिक्यूल से बना है। किससे बना है? मॉलिक्यूल से बना है। और जो सौर विकिरण वो एक एनर्जी है। क्या है? तो जैसे वो एनर्जी इनसे टकराती है तो उनमें हलचल होती है। क्या होती है? हलचल होती है। और जब हलचल होगी तो घर्षण होगा। क्या होगा? घर्षण होगा तो क्या उत्पन्न होगी? आप हाथों को रगड़ो, क्या होगा? घर्षण होगा तो गर्म होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो आपने पढ़ा ही होगा केमिस्ट्री, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? कोई पदार्थ किससे मिलकर बना हुआ है? अणुओं से, मॉलिक्यूल से। और मॉलिक्यूल्स को जब एनर्जी मिलती है तो वो क्या है? मूवमेंट करने लगते हैं। क्या करने लगते हैं? और जैसे अब चूंकि मॉलिक्यूल्स ठोस पदार्थ में क्या होते हैं? पास होते हैं, तो आपने देखा हो ठोस पदार्थ जल्दी गर्म हो जाता है कि नहीं हो जाता? क्योंकि जैसी मॉलिक्यूल्स में एनर्जी आती है वो हलचल करने लगते हैं। हलचल करते तो रगड़ होती है उनके बीच में, रगड़ होती है तो क्या निकलती है? हीट। और उस हीट को क्या कहते हैं? तापमान। क्या ये बात समझ में आई आपको? तो इसका मतलब ये है कि हमारी पृथ्वी पर जो तापमान का जो स्रोत है वो क्या है? सूर्य है। तो अब मैं आपसे 2 प्रश्न कर रहा हूँ। पहला प्रश्न कर रहा हूँ कि हमारी पृथ्वी पर तापमान का स्रोत क्या है? सूर्य। फिर दूसरा प्रश्न मैं आपसे कर रहा हूँ, तापमान क्या होता है? व्हाट इज टेम्परेचर? तो आप कहना किसी वस्तु के गर्म होने की अवस्था, किसी भी वस्तु के गर्म होने की अवस्था को क्या कहते हैं? तापमान कहते हैं। कोई वस्तु गर्म क्यों होती है? तो आप कहना कि जिस पदार्थ के अंदर जो अणु हैं उनके अंदर क्या होती है? बाह्य ऊर्जा के कारण हलचल पैदा होती है और आपस में घर्षण पैदा होता है। उस घर्षण पैदा होने से क्या होती है? वस्तु गर्म होने लगती है। क्लियर हो गया? तो ये बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? चलिए, तो ये सारी बातों को अपन इस टॉपिक में चर्चा करेंगे। मैं आपको एक डायग्राम से समझाऊंगा और आप आसानी से उसको बता पाएंगे। तो पहला प्रश्न मेरा आपसे एक और है कि अब मैं आपसे पूछूं कि ताप कटिबंध क्या होते हैं, तो आप बता सकते हैं? आपसे पूछूं ताप कटिबंध क्या होते हैं तो आप बता सकते हैं? बोलो, क्या बताएंगे? हाँ, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं पृथ्वी पर पृथक पृथक तापमान वाले, अलग अलग तापमान वाले जो अक्षांशीय क्षेत्र हैं उनको क्या कहते हैं? ताप कटिबंध कहते हैं। यही बात तो मैंने इसमें लिखी है, पृथ्वी पर पृथक पृथक तापमान वाले अक्षांशीय क्षेत्रों को ही क्या कहते हैं? तो आप कहेंगे सर कौन कौन से क्षेत्र हैं वो, क्या क्या उनके नाम हैं, इस बात को भी आप हमें समझाइए। तो बिल्कुल मैं आपको समझाऊंगा। क्लियर हो गया? तो पृथक पृथक तापमान वाले क्षेत्र कौन कौन से हैं वो अपन बात करेंगे। तो अभी मैंने आपको एक बात बताई थी कि हमारी पृथ्वी पर कितने प्रकार का तापमान मिल रहा है? बोलो, 3 प्रकार का। एक कौन सा? न्यूनतम, एक कौन सा? मध्यम, और एक कौन सा? अधिकतम। 3 प्रकार का तापमान है। तो यही पृथक पृथक तापमान वाले क्षेत्रों को ही तो क्या कह रहे हैं? एक तापमान वाला क्षेत्र न्यूनतम,
एक तापमान वाला क्षेत्र मध्यम और एक तापमान वाला क्षेत्र है अधिकतम। ज्योग्राफी में अधिकतम तापमान वाले क्षेत्र को कहते हैं उष्णकटिबंध। क्या बोलते हैं? उष्ण का मतलब गर्म, उष्ण का मतलब क्या? आई बात समझ में। और सबसे कम तापमान वाले क्षेत्र को बोलते हैं शीत कटिबंध। क्या बोलते हैं? शीत माने ठंडा, शीत माने क्या? ठंडा। और एक वो क्षेत्र जो ना तो पूरी तरह से गर्म है ना पूरी तरह ठंडा है, तो क्या बोलेंगे? दोनों को मिला देंगे, शीतोष्ण। क्या बोलेंगे? शीत प्लस उष्ण, ना बहुत गर्म ना बहुत ठंडा, शीतोष्ण। तो अब आपको ये बात क्लियर हो गई, ये पृथक पृथक तापमान वाले 3 क्षेत्र हैं हमारी पृथ्वी पर। कौन कौन से? उष्ण, शीत और शीतोष्ण। उनके आगे कटिबंध लगा देंगे तो क्या बन जाएंगे? वो ताप कटिबंध। क्या बन जाएंगे? तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारी पृथ्वी पर जो है, हमारी पृथ्वी पर जो है 3 कटिबंध दिखेंगे। एक है कौन सा? शीत या उष्ण स्टार्ट कर लो। एक कौन सा मिलेगा हमें? उष्ण। कौन सा मिलेगा? उष्ण। एक मिलेगा शीतोष्ण। कैसा मिलेगा? और एक मिलेगा शीत। कैसा मिलेगा? शीत। तीनों के आगे क्या शब्द लगा दूं? कटिबंध, कटिबंध, कटिबंध और कटिबंध। तो इसका मतलब आपको क्लियर हो गया कि ये बात आपको क्लियर हो गई कि पृथ्वी जो है उस पर कितने कटिबंध हैं? टोटल 3 कटिबंध हैं। किसके आधार पर हैं? तापमान के आधार पर। क्लियर होगा? तो अब आपको सिंपली वे में बताना कि पृथ्वी पर पृथक पृथक तापमान वाले अक्षांशीय क्षेत्रों को ताप कटिबंध कहते हैं, जो पृथ्वी पर 3 प्रकार के हैं। एक है उष्ण कटिबंध, एक है शीतोष्ण कटिबंध और एक है शीत कटिबंध। अब अपन पूरी बात को यहाँ पे डायग्राम के माध्यम से समझेंगे और फिर अपन इनके बारे में सारी बातों को चर्चा करेंगे। उष्ण का मतलब यहाँ पे गर्म से है, शीतोष्ण का मतलब यहाँ पे मध्यम तापमान से है और शीत का मतलब यहाँ पर निम्न तापमान से। क्लियर है बच्चों? चलिए अब मैं आपको समझाता हूँ कि हमारी पृथ्वी पर एक जैसा तापमान क्यों नहीं मिलता है, और साथ ही साथ हमारी पृथ्वी पर ये एक जैसा तापमान ना होने के कारण किस प्रकार के सौर विकिरण आते हैं। क्योंकि तापमान का स्रोत क्या है? सूर्य, और सूर्य के अंदर से क्या निकल रहे हैं? सौर विकिरण। तो बात होगी सोलर रेडिएशन की कि हमारी पृथ्वी पर जो सोलर रेडिएशन है वो कैसे कैसे आते हैं और वो क्या करते हैं। ठीक है, समझाऊंगा मैं आपको, ये बात समझेगा। तो इस डायग्राम से आप इसको बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, ईजिली आप इसको क्या कर पाएंगे? कनेक्ट कर पाएंगे। समझना ध्यान से, है ना? तो देखो, मैं एक सूर्य को डिजाइन करता हूं। एक सूर्य को अपन क्या करते हैं? डिजाइन करते हैं। इसको मान लो आप क्या? सूर्य। ठीक है, और इसके सामने पृथ्वी को अपन क्या करेंगे? बताएंगे। हमारी पृथ्वी को अपन यहाँ पे बता देते हैं। ये हमारी पृथ्वी है, इसको अपन यहाँ पे ड्रॉ कर लिया पृथ्वी को। और पृथ्वी के अंदर हमें, अब देखो, हम यहाँ पर महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाओं को डिवाइड करके बताएंगे। ठीक है, एक अक्षांश रेखा इसको बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा। क्या? 0 डिग्री अक्षांश रेखा। ठीक है, फिर एक जो अक्षांश रेखा है उसको बोलते हैं 33.5 डिग्री, और एक को क्या बोलते हैं? 33.5। दोनों गोलार्ध में 33.5 मिलेगी कि नहीं मिलेगी? उत्तरी गोलार्ध में 33.5 डिग्री मिलती है उसको कर्क रेखा कहते हैं, और दक्षिण गोलार्ध में जो 33.5 डिग्री मिलती है उसको मकर रेखा कहते हैं। क्लियर हुआ? तो इसको नाम दे देते हैं अपन 0 डिग्री, या इसको बोलते हैं विषुवत रेखा। क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा। ठीक है, इसको नाम देते हैं 33.5 डिग्री, और इसका नाम क्या है बोलो? इसे बोलते हैं कर्क रेखा। क्या बोलते हैं? कर्क रेखा। सुना होगा आपने कर्क रेखा के बारे में, है ना? ठीक है, उसी प्रकार से एक 33.5 डिग्री दक्षिण गोलार्ध में होती है, और इसको क्या नाम दे देंगे बोलो? मकर रेखा। मकर रेखा। क्या ये बात क्लियर है आप सभी को? मकर रेखा। ठीक उसी प्रकार से 66.5 डिग्री पे भी हमने एक अक्षांश रेखा को लिया हुआ है। कितने डिग्री पर? 66.5 पर भी लिया हुआ है। 66.5 पर, 66.5 पे जो लिया है उत्तरी गोलार्ध में, उसको क्या कहते हैं पता है आपको? 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को बोलते हैं आर्कटिक वृत्त। क्या बोलते हैं? आर्कटिक वृत्त। चूंकि अक्षांश रेखा वृत्त होती है इसलिए इसका नाम क्या दे दिया? आर्कटिक वृत्त। इसी प्रकार से नीचे अंटार्कटिका क्षेत्र होता है, इसलिए इसका नाम क्या? अंटार्कटिक वृत्त। क्या नाम है? अंटार्कटिक वृत्त।
तो यहाँ पर हमने 66.5 डिग्री पे भी डिवाइड किया है। फिर उसके बाद हमारा पोल्स, ध्रुव, दोनों ध्रुव हैं, उत्तर और दक्षिण। ध्रुव समझ रहे हैं आप लोग? सबसे जो शीर्ष भाग ये एक ध्रुव है और नीचे भी एक ध्रुव है, ठीक है। तो सबसे शीर्ष पर जो हमारा स्थित होता है उसे ध्रुव कहते हैं। चूंकि ये 90 डिग्री पे होता है, कितने डिग्री पे होता है? इसलिए इसको चूंकि उत्तर में, तो इसका नाम हो जाता है उत्तरी ध्रुव। क्या हो जाता है? ऐसे ही नीचे की तरफ भी 90 डिग्री पे हुआ, चूंकि दक्षिण में, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? बहुत बढ़िया। क्या ये बात मैं आपको समझा पाया? चलिए, तो हम पूरी पृथ्वी को इन अक्षांश रेखाओं में विभाजित कर चुके हैं, है ना। यानी पूरी पृथ्वी को हमने महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाओं में विभाजित किया है, जिनके नाम आपको दिख रहे हैं, है ना। एक है हमारी विषुवत रेखा, एक है हमारी कर्क रेखा, मकर रेखा, एक आर्कटिक वृत्त, एक अंटार्कटिक वृत्त, और एक हमारा ध्रुव, और दूसरा भी हमारा ध्रुव, ठीक है। 90 डिग्री पर नॉर्थ और 90 डिग्री पर साउथ, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, यहाँ पर बच्चों जो सोलर रेडिएशन आते हैं, यहाँ पर जो सोलर रेडिएशन आते हैं, तो पृथ्वी का वो भाग, आपने देखो कि पृथ्वी अपने ध्रुव पर, अपने अक्ष पर झुकी हुई है, अपने एक्सिस पे क्या हुई है? टिल्ट है। ये दिख रहा है आपको? ये टिल्ट है कि नहीं टिल्ट? बोलो, ये क्या सीधी है? नहीं, ये थोड़ी झुकी हुई है। ये कैसी है? झुकी हुई। समझ ध्यान से, ये झुकी हुई है। अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इसको सूर्य मान लो। क्या मान लो? तो सूर्य जो है, यहाँ से जो सोलर रेडिएशन, सूर्य तो आता नहीं है, क्या आते हैं? सौर विकिरण आते हैं। सूर्य के अंदर से जो हीट निकल रही है, उसका वाहक कौन है? सौर विकिरण है। सौर विकिरण क्या होते हैं? किरणें, क्या? रेज, है ना। तो वास्तव में जो तरंगे हैं, जो किरणें हैं, वो आती हैं पृथ्वी पर, ठीक है। अब सुना ध्यान से, पृथ्वी पर जो आती हैं, वो जो सामने का भाग है, जो पृथ्वी का सामने का भाग है, पृथ्वी से घूम रही है, तो पृथ्वी का जो सामने का भाग है ये वाला। अब ये वाला कौन सा है? कर्क और मकर रेखा के बीच का। ये 3.5 डिग्री कर्क और नीचे 3.5 डिग्री मकर। तो कर्क और मकर रेखा का जो बीच का क्षेत्र है पूरा, वो ठीक सामने होता है सोलर विकिरण के। सौर विकिरण ठीक क्या होता है? तो यहाँ पर सीधे लंबवत आएंगे, नहीं आएंगे? ऐसे ऐसे आएंगे सीधे, बोलो। बहुत बढ़िया। उसके बाद 23.5 से ऊपर की साइड में 66.5 तक, 23.5 से कितना? यहाँ से 23.5 से 66, तो 23.5 से 66 का ये वाला क्षेत्र, यहाँ पे 23.5 से 66 का। यहाँ पर सौर विकिरण क्या एकदम सीधे आ पाएंगे? नहीं, ये जो है ना ऐसे आकर थोड़ी सी क्या हो जाएंगे? तिरछी हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? होना पड़ेगा, होना पड़ेगा तिरछा। तो ये सीधे नहीं आ पाएंगे, कैसे हो जाएंगे? तिरछी हो जाएंगे। यहाँ पर क्लियर हो गया? क्यों? क्योंकि थोड़ी सी क्या है आपकी झुकी हुई है, तो अपने अच्छे पे भी ऐसे जा रही है, और अपने जो है, अपने जो मार्ग है, पृथ्वी जो सूर्य के चारों चक्कर लगा रही ना, उसको क्या बोलते हैं? इसकी कक्षा। तो अपने कक्षा में भी झुकी हुई है ऐसे, और अपने एक्सिस पे भी झुकी हुई है। तो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला यहाँ पर लंबवत नहीं आ पाते। कैसे आते? तिरछे आते हैं। कैसे आते हैं? तिरछे आते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो ऊपर का भाग है, सबसे ऊपर का, वहां पर तो और भी दिक्कत है। वो और ज्यादा क्या होता है? दूर होता है। ये पास में पड़ेगा बीच का, ये थोड़ा दूर पड़ेगा, और ये सबसे दूर पड़ेगा। पड़ेगा नहीं पड़ेगा? बोलो। यहाँ से मैं टॉर्च लगाऊं, आप देखें यहाँ से टॉर्च लगाऊं, तो ये सामने का भाग आ रहा है, यहाँ तो दूरी कम है, यहाँ पे दूरी क्या है? ज्यादा है, और यहाँ पे दूरी और भी क्या होगी? ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा दूरी कहाँ होगी? फिर उससे कम दूरी, और सबसे कम दूरी। तो सबसे कम दूरी ऐसे जा रही है ना, ऐसे जा रही है, तो सबसे कम दूरी यहाँ पर पड़ेगी, फिर उससे ज़्यादा दूरी यहाँ पर होगी, और सबसे ज़्यादा दूरी कहाँ होगी? पोल्स पर होगी। इसको मैं एग्जाम्पल से और समझाऊँ। जैसे आप इसको पृथ्वी मानो, ये सूर्य है, ठीक है। ठीक सामने का भाग कौन सा होगा? ये वाला। तो यहाँ पर लंबवत आ जाएंगे, कम दूरी है। अब इस टेबल तक जाना है प्रकाश को, तो इस टेबल तक जाना है, तो क्या लंबवत जा पाएंगे? कैसे होंगे? तिरछी होंगे। कैसे होंगे? तिरछी। और दूरी भी क्या है? ज़्यादा है। यहाँ पे दूरी कम है, और यहाँ पे दूरी क्या है? ज़्यादा है ना। अब दीवार तक जाना है, तो क्या हुआ? पहले तो तिरछी होंगे, और फिर धीरे धीरे सतह के समांतर जाएंगे। सतह के कैसे आएंगे? पहले, और धीरे धीरे पहुँचेंगे वहाँ तक। आई बात समझ में? तो धीरे धीरे पहुँचे, तो दूरी सबसे ज़्यादा कहाँ हुई? वहाँ पर हुई, दीवार पे। तो दीवार तक अगर इनको पहुँचना है, सौर रेडिएशन को, तो क्या होगा? पहले तिरछे होंगे वो, और फिर उसका सतह के क्या होंगे? समांतर होंगे, और फिर वो वहाँ तक पहुँचेंगे। तो इसका मतलब है सबसे कम दूरी यहाँ पर, फिर उससे दूरी यहाँ पर, और सबसे दूरी कहाँ पर? वहाँ पर। ठीक ऐसा ही यहाँ पर होता है। सबसे कम दूरी होती है इस क्षेत्र में, फिर उससे दूरी होती है इस क्षेत्र में, और सबसे अधिक दूरी होती है इस क्षेत्र में। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर देखना ध्यान से, यहाँ पर 3 प्रकार के सोलर रेडिएशन आएंगे। एक तो आएंगे जो पृथ्वी के ठीक सामने आएंगे, इस प्रकार से,
ये जो क्षेत्र पूरा, ये जो क्षेत्र पूरा यहाँ पर कैसे आ रहे हैं, लंबवत आ रहे हैं। कौन से क्षेत्र में आ रहे हैं बोलो, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में। कर्क रेखा मकर के बीच के क्षेत्र में यहाँ कैसे आएंगे, लंबवत आएंगे। ठीक है, फिर इसके बाद अगर इधर आना होगा तो ये थोड़े से कैसे हो जाएंगे, तिरछे हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, तिरछे। इधर आना होगा तो कैसे हो जाएंगे, तिरछे। यहां पर कैसे हो जाएंगे, तिरछे। समझ आए कि नहीं है? तो ये सॉलिड एडिशन कैसे हो गए, तिरछे। अब यहां पे पहुंचना होगा ऊपर की तरफ, और तो पहले तिरछे तो होंगे ही, और फिर कैसे होंगे, समांतर। फिर कैसे होंगे, तिरछे के बाद में समांतर। यहां पर कैसे पहुंचेंगे, समांतर। यहां पर सॉलिड एडिशन कैसे पहुंचेंगे, समांतर। तो इस प्रकार हमने देखा कि 3 प्रकार के सौर विकिरण हमारी पृथ्वी पर आ रहे हैं, है ना। तो कुल मिलाकर अगर मैं आपसे कहूं तो सीधी सी बात है, सीधी सी बात है, इस क्षेत्र में कैसे मिल रहे हैं बोलो, लंबवत। इस क्षेत्र में कैसे मिल रहे हैं बोलो, लंबवत। इनको मैं ऐसा कुछ बना देता हूं, आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पर सॉलिड एडिशन मिले लंबवत, ठीक है। यहाँ पर कैसे मिल रहे हैं बोलो, तिरछे। कैसे मिल रहे हैं, तिरछे। यहाँ पर कैसे मिल रहे हैं, तिरछे, तिरछे। और यहाँ पर कैसे मिल रहे हैं बोलो, समांतर। तो 3 प्रकार के सॉलिड एडिशन हमें पृथ्वी पर मिल रहे हैं। एक मिल रहे हैं कौन से, लंबवत, एक मिल रहे हैं तिरछे, और एक मिल रहे हैं कौन से, समांतर, है ना। तो बहुत सिंपल सी बात है, आपको बिल्कुल याद रखना है। ये कौन से हैं, लंबवत सौर विकिरण। ये कौन से बोलो, तिरछे। कौन से, तिरछे। ये भी कौन से हैं, तिरछे। और ये कौन से हैं, समांतर। समांतर का मतलब सतह के समांतर, सतह के, सतह पे गिर जाएंगे फिर उसके पैरेलली चलेंगे। एक तो सीधी आ गई, है ना, एक कैसे तिरछे आ गए, और एक कैसे तिरछे आगे बाद धरती पे गिर जाएंगे और फिर उसका धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। ये सरफेस है, इसके पैरेलली बढ़ेंगे तो उनको क्या बोलेंगे, समांतर। तो सर जैसे अगर उसी के समानांतर बढ़ रही है, हाँ, सर वहाँ पे बर्फ है, फिर उसको भी ऐसे मतलब वहाँ पे इतनी बर्फ नहीं जमनी चाहिए जैसे पोल पर। हाँ, तो वहाँ पर जो है ना धीरे धीरे और दूर तक पहुँचते ना तो उनका प्रभाव कम हो जाता है ना। जैसे गर्मी है, जैसे सॉलिड एडिशन है, तो जैसे जैसे आगे पहुँचेंगे ना बेस में हीट कम होती जाएगी, उनकी एनर्जी कम होती जाएगी। जैसे आपने देखा वो जितना लंबा मार्ग तय करते हैं ना आप, उतनी आपके अंदर एनर्जी कम हो जाती कि नहीं हो जाती। तो जो सोलर रेडिएशन चलते हैं सूर्य से, वो पहले बहुत एनर्जी वाले हैं, बहुत गर्मी है उनके अंदर, लेकिन जब पहुंचते हैं बहुत दूर तक तो वो कैसे हो जाते हैं, एनर्जी लेस हो जाते हैं, तो वो बर्फ को भी नहीं पिघला पाते, इतनी उनके अंदर ऊर्जा नहीं बचती, ऊर्जा घट जाती। ऊर्जा का होता है हाँ, सीधी सी बात है, सिंपल सी बात है, ऊर्जा समय के साथ दूरी के साथ क्या होगी, कम होती जाती है। क्लियर हो गया। तो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते ये क्या हो जाते हैं, तापमान विहीन हो जाते हैं, इनके अंदर ऊर्जा नहीं बचती, है ना, याद रखना। तो कुल मिलाकर लंबवत हो गए, ये कौन से हो गए, तिरछे हो गए, और कौन से हो गए, समांतर। चलिए, तो इस बात से हमने ये बात तो जान ली। तो अब मैं आपसे कहूं कि बताओ पृथ्वी पर कितने प्रकार के सौर विकिरण मिलते हैं, तो आप बता सकते हैं 3। कौन कौन से, लंबवत, तिरछे और समांतर। क्लियर हुआ। अब मैं आपसे एक और प्रश्न करता हूं, बताओ इनमें से सबसे कम दूरी कौन तय करते हैं, लंबवत। फिर उनसे ज़्यादा कौन करते हैं, और सबसे ज़्यादा कौन करते हैं, बहुत बढ़िया। यानी ये बात एकदम क्लियर हो चुकी है आपको कि हमारी पृथ्वी पर 3 प्रकार के विकिरण मिल रहे हैं, 3 प्रकार के सोलर रेडिएशन मिल रहे हैं, है ना। इनके नाम क्या है, एक का नाम है लंबवत सौर विकिरण। कौन सा, लंबवत। लंबवत सौर विकिरण क्या कर रहे हैं बोलो, सबसे कम दूरी तय, सबसे कम दूरी। अच्छा, सबसे कम दूरी तय करेंगे तो मुझे बताओ जो सौर विकिरण सबसे कम दूरी तय करेंगे वो तापमान क्या ऐसा रखेंगे, अधिकतम, सबसे तापमान, क्योंकि जल्दी कांटेक्ट हो रहा है ना सरफेस का, तो जल्दी कांटेक्ट होता है, पूरी एनर्जी लगा दें इसको गर्म करने में, तो सबसे तापमान भी क्या होगा, लंबवत सौर विकिरण के द्वारा होगा, है ना। तो पृथ्वी पर सर्वाधिक तापमान किनके द्वारा होगा, तो आप लिखेंगे इन सबसे कम दूरी के कारण क्या होता है, सर्वाधिक तापमान होता है। क्या होता है, सर्वाधिक तापमान होता है ना बच्चों। ठीक है। दूसरा हमारा कौन सा विकिरण है, तिरछे। कौन से,
तिरछे। ये कैसी दूरी तय करेंगे? मध्यम, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम। ये कैसी दूरी तय करेंगे? मध्यम दूरी। तो इनकी दूरी कैसी होगी बोलो? मध्यम। ये मध्यम दूरी तय करेंगे। तो मध्यम दूरी तय करेंगे तो तापमान भी कैसा होगा? मध्यम तापमान होगा, ना बहुत कम ना बहुत ज़्यादा, ना बहुत कम ना बहुत ज़्यादा। और तीसरा हमारे पास में कौन सा है? समांतर सौर विकिरण। समांतर सौर विकिरण। तो समांतर सौर विकिरण बताओ, सर्वाधिक दूरी तय करेंगे। क्या करेंगे? सर्वाधिक दूरी तय करेंगे। और जितनी ज़्यादा दूरी तय करें उतनी ऊर्जा उनकी कम हो जाएगी। तो फिर तापमान भी कैसा होगा? न्यूनतम। तापमान भी कैसा होगा? बहुत बढ़िया। तो क्या ये बात आपको समझ में आई बच्चों? क्या ये बात आपको समझ में आई? तो आपने इस बात को बहुत अच्छे से समझा कि हमारी पृथ्वी पर पृथक पृथक सौर विकिरणों के कारण, पृथ्वी पर पृथक पृथक सौर विकिरणों के कारण पृथक पृथक तापमान वाले क्षेत्रों को ही क्या कहते हैं? ताप कटिबंध कहते हैं। क्या कहते हैं? अब मैंने आपको बिल्कुल बताया कि लंबवत सौर विकिरण है। कैसे हैं? लंबवत सौर विकिरण। तो याद रखना, यहाँ पर तापमान कैसा होगा बोलो? यहाँ पर तापमान कैसा होगा? अधिकतम होगा। कैसा होगा? या हम इसको कह सकते हैं उच्च। क्या कह सकते हैं? उच्च, हाई टेम्परेचर होगा। तिरछे सौर विकिरण की यहाँ दूरी मध्यम तय की है, तो यहाँ पे तापमान कैसा होगा बोलो? बिल्कुल, यहाँ पे तापमान क्या होगा? मध्यम। और समांतर सौर विकिरण सबसे ज्यादा दूरी तय करी तो तापमान कैसा होगा बोलो? निम्न तापमान होगा। क्या होगा? निम्न तापमान होगा। इसी प्रकार से दक्षिण गोलार्ध में भी यहाँ पे कैसा होगा? मध्यम तापमान होगा। कैसा होगा? मध्यम तापमान होगा। और यहाँ पर कैसा होगा? निम्न तापमान होगा। है ना बच्चों? निम्न तापमान होगा। तो अब मैं आपसे बात करूं, इनके नामकरण करते हैं हम लोग। ज्योग्राफी में क्या कहेंगे? उच्च तापमान को क्या कहते हैं? उष्ण। क्या कहते हैं? उष्ण। है ना? तो अब इनके नामकरण कर दो आप। अब सीधी सी बात है, इनका नामकरण हम कर सकते हैं। तो ये वाला जो क्षेत्र पूरा का पूरा हमारा, हाँ, ये वाला पूरा का पूरा क्षेत्र जो है, जो कर्क रेखा मकर रेखा के बीच का दिख रहा है, इसका नाम हम क्या कर देंगे बोलो? इसको बोल देंगे उष्ण कटिबंध। यानी इसको हम बोल सकते हैं उष्ण कटिबंध। है ना? जहां पर निम्न तापमान है, जहां पर कैसा तापमान है? दोनों गोलार्ध में होगा कि नहीं होगा? निम्न तापमान। कितने डिग्री से कितने डिग्री पे होगा ये बोलो? ये 66.5। ये कितना? 66.5 से 90। ये भी कितना है? 66.5। तो 66.5 से 90, 66.5 से 90, ये दोनों क्षेत्रों में, इन दोनों क्षेत्रों में जो तापमान है वो कैसा है? न्यूनतम है ना? तो न्यूनतम को क्या बोलते हैं? शीत। क्या बोलते हैं? और चूंकि अक्षांश के बीच में तो क्या बोलेंगे? कटिबंध बोलेंगे। इसी प्रकार इधर भी कौन सा होगा? शीत कटिबंध होगा। दोनों गोलार्धों में होता है, याद रखना है ना? बोलो। और शीत और उष्ण के बीच में क्या होगा? शीतोष्ण। शीत और उष्ण के बीच का क्या होगा? मध्यम है। तो इसका नाम क्या करते हैं हम लोग? बोलो, क्या है नाम बोलो? शीतोष्ण। बहुत बढ़िया, शीतोष्ण कटिबंध। तो इसका भी नामकरण हम कर देंगे शीतोष्ण कटिबंध। तो पृथ्वी पर कुल कितने ताप कटिबंध है बोलो? 3। कौन कौन से? शीत कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध या उष्ण कटिबंध, या फिर उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध। समझ में आएगी नहीं है? अब मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा, आप इस डायग्राम से आप बताना। मैं यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपसे करने वाला हूँ, है ना? इस डायग्राम को अगर आप समझ पाएँ तो आंसर दे पाएंगे। पहला क्वेश्चन मेरा ये है, पृथ्वी पर तापमान का स्रोत क्या है? बहुत बढ़िया। सूर्य से क्या आते हैं? बहुत बढ़िया। तो सूर्य से क्या आते हैं? सौर विकिरण आते हैं। क्लियर हो गया? अगली बात, आप मुझे बताओ, हमारी पृथ्वी पर कितने प्रकार के सौर विकिरण आते हैं? कौन कौन से? बहुत बढ़िया, लंबवत, तिरछे और समांतर। अगली बात,
हमारी पृथ्वी पर जो सौर विकिरण है ये अलग अलग रूप से आ रहे हैं, इसका कारण क्या है? तो आप क्या बताएंगे? नहीं नहीं, आप बताना पृथ्वी का झुकाव, पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव, इसलिए तो आ रहे हैं ऐसे। तो आप बताना, अगर आपसे कोई पूछे कि ये तीनों विकिरण जो अलग अलग टाइप के आ रहे हैं ये क्यों आ रहे हैं, तो आप बताना पृथ्वी का अक्ष पर झुकाव, अपने एक्सिस पर झुकी हुई है, जिसके कारण स्थिति बदल जाती है। क्लियर हो गया? दूसरी बात, अगला प्रश्न है मेरा कि पृथ्वी पर 3 प्रकार के सौर विकिरण आ रहे हैं, तो आप मुझे बताओ जो लंबवत सौर विकिरण है वो कैसी दूरी तय करेंगे? सबसे कम दूरी तय करेंगे। तिरछे कैसी दूरी करेंगे? मध्यम दूरी। और समांतर कैसे करेंगे? सबसे अधिकतम दूरी। तो जो सबसे कम दूरी तय करेगा वहां पे तापमान कैसा होगा? अधिकतम होगा या उच्च होगा। और मध्यम दूरी तय करेगा वहां तापमान कैसा होगा? मध्यम होगा। और सबसे दूरी तय करेगा वहां तापमान कैसा होगा? बोलो, न्यूनतम। अब मुझे आप बताओ सबसे कम दूरी करने वाले जो लंबवत सौर विकिरण है वो कितने डिग्री से कितने डिग्री के बीच में पड़ते हैं? बोलो, बिल्कुल सही बात है। आप बता सकते हैं कर्क और मकर रेखा के बीच में, या 23.5 डिग्री उत्तर गोलार्ध से लेकर 23.5 डिग्री दक्षिण गोलार्ध में, या 0 डिग्री से लेकर दोनों गोलार्धों में 23.5 डिग्री। क्लियर हो गया? तो याद रखना बिल्कुल। अगली बात मैं करूं, तिरछे सौर विकिरण है वो कितने डिग्री से कितने डिग्री के बीच पड़ते हैं? 23.5 से 66.5 डिग्री दोनों गोलार्धों में, दोनों। आप बताओ समांतर सौर विकिरण कितने डिग्री से कितने डिग्री बीच पड़ते हैं? 66.5 से 90 डिग्री दोनों गोलार्धों में, दोनों गोलार्धों। बहुत बढ़िया। तो लंबवत सौर विकिरण 0 से 23.5 डिग्री के बीच में जो पड़ रहे हैं दोनों गोलार्धों में, तो यहाँ पर तापमान की स्थिति कैसी होगी? उच्च। बहुत बढ़िया। यहाँ पे तापमान की स्थिति कैसी होगी? उच्च। और जो तिरछे सौर विकिरण जो 23.5 से 66.5 डिग्री पड़ रहे हैं, यहाँ पे तापमान की स्थिति क्या होगी? मध्यम। और जो समांतर सौर विकिरण है जो 66.5 से 90 डिग्री पड़ रहे हैं, वहाँ पे तापमान की स्थिति क्या होगी? न्यूनतम। यानी कुल मिलाकर 3 प्रकार के तापमान हमारी पृथ्वी पर आ चुके हैं। कौन कौन से? अधिकतम, मध्यम और न्यूनतम। अधिकतम, मध्यम और न्यूनतम। न्यूनतम तापमान वाले क्षेत्र को क्या कह सकते हैं ज्योग्राफी में? शीत कटिबंध। क्या कहेंगे? शीत कटिबंध। और मध्यम तापमान वाले को क्या कह सकते हैं? और न्यूनतम तापमान वाले को, अधिकतम तापमान वाले को उष्णकटिबंध। समझ में आया कि नहीं आया? तो इसका मतलब ये कि हमने पूरा का पूरा कवर कर लिया कि वास्तव में पृथ्वी पर तापमान के स्रोत क्या होते हैं, सौर विकिरण पृथ्वी पर कैसे आते हैं, कितने प्रकार के आते हैं, कहाँ कहाँ पर आते हैं और क्या करते हैं। समझ में कि नहीं आया? तो अब आपसे कोई ताप कटिबंध की परिभाषा पूछे तो आप आसानी से बता सकते हो। क्या बताओगे? बोलो, आप बताना पृथ्वी पर पृथक पृथक सौर विकिरणों के कारण पृथक पृथक तापमान वाले अक्षांशीय क्षेत्रों को ही क्या कहते हैं? ताप कटिबंध कहते हैं। आई बात समझ में? तो और अच्छे से परिभाषा को आपको देना पड़े तो आप बताना इसमें और अपन मॉडिफाई कर सकते हैं, इसको अपन और मॉडिफाई कर सकते हैं परिभाषा को। आप बताना ताप कटिबंध क्या है? आप बताना अच्छे से, आप बताना पृथ्वी पर पृथक पृथक सौर विकिरणों के कारण पृथक पृथक अलग अलग है ना, पृथक पृथक तापमान वाले विभिन्न अक्षांशीय क्षेत्रों को क्या कहते हैं हम लोग? ताप कटिबंध कहते हैं। जो 3 प्रकार के हैं, उष्णकटिबंध, शीतोष्णकटिबंध और शीत कटिबंध। जो 3 प्रकार के हैं, उष्णकटिबंध, शीतोष्णकटिबंध और शीत कटिबंध। और इस प्रकार से आप यहाँ पे डायग्राम भी बता सकते हैं। तो डायग्राम भी आपको एकदम क्लियर हो गया होगा किस प्रकार हो रहा है। अब बात आती है क्वेश्चन की। अब यहाँ से अपन क्वेश्चनों की बात कर लेते हैं ना। अब एग्जामिनर हमसे 3 क्वेश्चन यहाँ से सीधा सीधा बना सकता है। पहला प्रश्न बना सकता है उष्णकटिबंध बताओ, दूसरा क्वेश्चन बता सकता है शीतोष्णकटिबंध बताओ, और तीसरा बता सकता है। अब देखो मैं आपको एक तरीका बताऊंगा। मेरा पढ़ाने का तरीका ये है कि मैं आपको एक फॉर्मेट बताया करूंगा और सारे क्वेश्चन बना करेंगे। क्लियर हो गया? तो मैं एक फॉर्मेट बताऊंगा, ये सारे कटिबंध आप आसानी से लिख पाओगे। ठीक है? तो देखो मैं आपको एक फॉर्मेट बताता हूँ। ये बना लिया आपने डायग्राम? हाँ, क्या? हाँ, इसका फोटो खींच लो चाहे तो, या फिर आप पे स्कैनर है क्या? स्कैनर है तो इससे आप इसको क्या कर लो, स्कैन कर लो, ये सीधा आपके मोबाइल में आ जाएगा। ठीक है? स्कैनर नहीं है? हाँ, तो बस उसी से स्कैन कर लो, इसको बनाने की झंझट खत्म आपकी। फिर आराम से घर पे इसको बना लीजिएगा और इसको अच्छे से
कर लीजिए। इसकी पूरी पीडीएफ आप पे पहुंच जाएगी, ठीक है। तो सारे आंसर्स आपने दे दिए बहुत बढ़िया से, यानी ये पूरा टॉपिक आपको समझ में आ चुका है ना। चलिए, ये पूरा टॉपिक आपको समझ में आ चुका है, तो बस अब मैं आपको इस टॉपिक के पहले क्वेश्चंस बता देता हूँ, यहाँ से क्या क्वेश्चन पुट होंगे और हमें उनका लिखने का तरीका सीखना है। 2 नंबर में आएंगे 3 क्वेश्चन सीधे सीधे, है ना, कोई भी क्वेश्चन दे सकता है वो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो आपके सामने है, और हाँ इससे लिखने का तरीका भी सीखना। देखो क्वेश्चन है हमारे सामने, क्वेश्चन का नाम है उष्णकटिबंध। क्या नाम है? एक एग्जामिनर ने हमसे क्वेश्चन दे दिया कि बताओ भाई उष्णकटिबंध क्या है। अब देखो आप इसको, इसमें कौन से पॉइंट, और याद रखना हमें 2 नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं ना, उनमें हमें भाषा नहीं लिखनी है, उनमें हमें बिल्कुल भाषा नहीं लिखनी है, ना सेंटेंस बनाना है। हमको उसमें के अंदर बुलेट पॉइंट्स लिखने हैं और डायमेंशंस खोलनी है और टू द पॉइंट लिखना है। ये 3-4 बातों को ध्यान में रखना है। जब भी 2 मार्कर या 2 मार्कर आपको लिखना है ना, तो हमें क्या याद रखना है, पहली बात तो कोई सेंटेंस फॉर्मेशन नहीं करना, कोई सेंटेंस बनाएंगे तो जगह कम पड़ जाएगी और हम कम बातों को लिख पाएंगे। हमें सबसे पहली बात है मोर एंड मोर इन्फॉर्मेशन देनी है एग्जामिनर को। और दूसरे नंबर पे याद रखना है हमें छोटे छोटे बुलेट पॉइंट्स बनाने हैं। बुलेट पॉइंट्स का मतलब क्या है, एक पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट हो गया, तीसरा पॉइंट हो गया, चौथा पॉइंट हो गया, जिससे वो ठीक ठीक स्थिति हमें पता चल जाए, ठीक है। और साथ ही साथ हमें याद रखना है क्या, हमें याद रखना है सीक्वेंस, क्रम, यानी कोई भी चीज़ को बताते हैं ना तो उसका एक क्रम होता है ना बताने का। ऐसा तो नहीं कि कुछ भी कहीं से कुछ लिख दें। भाई मैं आपसे कहूँ कि आप जो है आप मुझे अपने बारे में बताओ, तो आप एक सिस्टमेटिक अप्रोच के साथ बताएंगे ना अपने बारे में कि मेरा नाम क्या है, मैं कहाँ रहता हूँ, ये एक सिस्टमेटिक होता है ना, कि कुछ भी कह देंगे कि मैं जो है आज सुबह उठा था फिर ये किया था। पहले अपने बारे में तो बताओ क्या है आप, तो पहले आपको अपने बारे में, यानी कुल मिलाकर एक सिस्टमेटिक अप्रोच रखनी होती है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है हमारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो उसमें, यानी जो भी आप बता रहे हैं ना वो कॉन्सेप्चुअली हो। चूँकि ज्योग्राफी लिख रहे हैं तो सबसे पहली बात आंसर राइटिंग में टर्मिनोलॉजी का आता है। क्या आता है? शब्दावली का, यानी शब्दों का चयन भी अच्छा होना चाहिए। शब्दों का चयन क्या होना चाहिए? आई बात समझ में? शब्दों का चयन ऐसा होना चाहिए जो विषय के बारे में वो आपको और अच्छे से बता पाए। हर विषय की अपनी शब्दावलियाँ होती हैं। जैसे आप कोई भी क्वेश्चन लिख रहे हैं तो हिस्ट्री की अपनी शब्दावलियाँ हैं, है ना, ज्योग्राफी की अपनी शब्दावलियाँ हैं, है ना, पॉलिटी की अपनी शब्दावलियाँ हैं। तो हर विषय की अपनी कुछ विशेष शब्द होते हैं, उन शब्दों का प्रयोग हमें करना चाहिए। क्योंकि हमारी कॉपी को कौन चेक करेगा? हमारी कॉपी को चेक करेगा विशेषज्ञ। कौन करेगा? यानी जो भी MPPSC के प्रोफेसर्स हैं वो कॉपी चेक करते हैं। तो कॉपी चेक करते हैं तो वो अगर ज्योग्राफी की कॉपी चेक करेगा तो इसे ज्योग्राफी के क्या चाहिए? शब्द चाहिए, टर्म्स चाहिए, है ना। सादा भाषा तो नहीं लिखेंगे अपन। बोलो, समझ आया कि नहीं आया? बोलो। हाँ, ऐसे ही लिखा कि सूर्य से धूप आ रही है, तो धूप शब्द तो कैसा है? देश है शब्द है। हमें क्या लिखना है? सौर विकिरण। क्या लिखना है? शब्द आ रहे समझ में? बोले सर मैं तो धूप लिख के आ गया कि धूप आ रही थी, गर्मी बढ़ रही थी, तापमान, तो गर्मी की जगह क्या लिखेंगे? तापमान। क्या लिखेंगे? तापमान। आइए समझ में? तो वो शब्दों का चयन बहुत जरूरी है। कुछ भी नहीं लिखना है, ऐसा नहीं कि मन आया वो लिख दिया, नहीं, है ना। चलो तो मैं आपको पूरा यही सिखाता हूँ। देखो कोई भी आप प्रश्न लिख रहे हो 2 नंबर में तो सबसे पहला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहला पॉइंट क्या लिखना चाहिए इस बात को भी समझो। हमेशा अपन पहला जो शब्द लिखेंगे वो हमेशा इंट्रो होना चाहिए। एक्चुअली में वो चीज़ क्या है? व्हाट। हमेशा स्टार्ट किससे किया जाता है? व्हाट से। आई बात समझ में? जब भी आप कुछ भी लिखें, चाहे 7 मार्कर लिखें, 10 मार्कर लिखें, 2 मार्कर लिखें, तो सबसे पहले हमें लिखना होता है क्या है वो, व्हाट, है ना। तो सबसे पहले हम यही बताएंगे, चूँकि 2 नंबर में चूँकि परिचय तो देना ही पड़ेगा, कोई भी हो, 2 नंबर हो, 7 हो, 10 हो, परिचय लिखा जाता है पहला पॉइंट। परिचय का मतलब व्हाट, क्या है वो। तो हम कहेंगे ये क्या है, उष्णकटिबंध क्या है। सबसे पहला पॉइंट क्या आएगा? क्या है उष्णकटिबंध? तो आप बताना तापमान आधारित अक्षांशीय क्षेत्र। क्या है? समझ में कि नहीं आया? सबसे पहला पॉइंट क्या बताएंगे? ये क्या चीज़ है आप बताना एग्जामिनर को। ये तापमान आधारित अक्षांशीय क्षेत्र है। यही तो मैंने बताया था आपको भी कि तापकटिबंध क्या होते हैं? पृथ्वी पर तापमान आधारित अक्षांशीय क्षेत्र होते हैं। तो आपको यही बताना है। तो पहला पॉइंट आप क्या लिखेंगे? बोलो। बहुत बढ़िया, आप बताना तापमान आधारित
ये एक अक्षांशी क्या है, क्षेत्र। क्या ये बात आपको क्लियर हुई? बोलो। चलिए, तो पहला पॉइंट क्लियर हुआ हमारा, एकदम सिंपल सा। ये तापमान आधारित एक अक्षांशी क्षेत्र है। दूसरी बात, ज्योग्राफी में लोकेशन का बहुत इंपॉर्टेंट महत्व होता है। क्या होता है? लोकेशन बतानी पड़ेगी। अब आपने बता दी एग्जामिनर को तापमान अक्षांशी क्षेत्र कहाँ है, ये तो बताओ, विच प्लेस, कहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है। तो आप अक्षांशीय क्षेत्रों के बारे में बताएंगे कि ये जो है 0 डिग्री से 30.5 डिग्री दोनों गोलार्धों में, या कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में, है ना। तो दूसरे नंबर लोकेशन क्लियर करेंगे। तो लोकेशन में आप बता सकते हैं इसकी स्थिति, क्या बताएंगे? स्थिति। तो स्थिति में आप बताना ये जो है 0 डिग्री से लेकर 23.5 डिग्री दोनों, हाँ 0 डिग्री से लेकर 23.5 डिग्री अक्षांश और दोनों गोलार्ध। तो 0 से 3.5 डिग्री अक्षांश दोनों गोलार्धों के बीच में हमें देखने को मिलेगा। ऐसे भी लिख सकते हैं, 3.5 उत्तरी अक्षांश से लेकर 3.5 दक्षिणी अक्षांश के बीच में मिलता है, कैसे भी लिख सकते हैं। या कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में मिलता है, ऐसे भी लिख सकते हैं। एक ही बात है, तीनों शब्दों का मतलब एक ही है। कोई भी एक पॉइंट लिख देना, ठीक है। बोलो। 2 पॉइंट क्लियर हो गए। पहला पॉइंट क्या बताया हमने, व्हाट। दूसरे पॉइंट बताया वेयर, कहाँ। आई बात समझ में? अगली पॉइंट, अगली बात करें। चूंकि यहां पर विकिरण आते हैं, क्या आते हैं, कौन से आते हैं? नहीं, सौर विकिरण आते हैं, कौन से वाले? एग्जैक्टली उनका उल्लेख करना है। यहाँ पे लंबवत सौर विकिरण मिलते हैं। यहाँ की स्थिति पे यहाँ पे क्या मिलेंगे हमें? बिल्कुल, यहाँ पे मिलेंगे लंबवत सौर विकिरण। यहाँ पे कैसे मिलेंगे, बोलो। क्या ये बात क्लियर हुई आपको? यानी कुल में अगर हमने ये भी बता दिया एग्जामिनर को कि यहाँ पर हमें परपेंडिकुलर सोलर रेडिएशन या लंबवत सौर विकिरण हमें यहाँ पे मिलते हैं, तो हमें मिलते हैं कौन से, बोलो, लंबवत सौर विकिरण। क्या ये बात क्लियर हुई सबको? चलिए, तो 3 पॉइंट क्लियर हो गए। देखो सटीक चल रहे हैं। सबसे पहले क्या है, कहाँ पर है और क्या स्थिति बन रही है। फिर अगली बात, चूंकि तापमान आधारित है ना, तो तापमान के बारे में तो बताना पड़ेगा ना। कैसा तापमान? उच्च तापमान। क्या बताएंगे यहाँ पर? बिल्कुल, तो आप बताना इस क्षेत्र में उच्च तापमान मिलता है, उच्च तापमान। बता दिया। अब एक पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा, क्या रहेगा? क्या उष्णकटिबंध का विस्तार भारत में है? क्या उष्णकटिबंध का विस्तार भारत में है? बताओ, बोलो। बिल्कुल है, क्योंकि भारत से क्या निकलती है? कर्क रेखा। तो कर्क रेखा के नीचे का जो क्षेत्र होगा वो उष्णकटिबंध हुआ कि नहीं हुआ? तो इसका मतलब है कि भारत का जो कर्क रेखा के जो नीचे का क्षेत्र वो कैसा है? उष्णकटिबंध है। इसका मतलब भारत में, आप बताना, इसका विस्तार पाया जाता है। तो आप बताना भारत में कर्क रेखा का निम्न या नीचा जो भाग है वो कौन सा है? उष्णकटिबंध का ही है। भारत में कर्क रेखा का जो निम्न भाग है, नीचे का जो भाग है ना, वो कौन सा है? उष्णकटिबंध का है। तो देखो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी। ये लाइन क्या हो जाएगी? समझ कि नहीं है? यानी भारत में भी कौन सा विस्तार पाया जाता है? उष्णकटिबंध का पाया जाता है। तो सारे पॉइंट्स क्लियर हुए कि नहीं हुए, बोलो। तो क्या आप इन सारे पॉइंट्सों को मेंशन कर पाओगे एग्जाम में? अब यही फॉर्मेट आप किस में लगा सकते हैं? शीतोष्ण में लगा सकते हैं। तो यही फॉर्मेट आप शीतकटिबंध में लगा सकते हैं। क्या बोलो, लगा सकते हैं? बोलो। तो चलो आप लिखकर बताओ मुझे इसी फॉर्मेट से शीतोष्णकटिबंध को। किसको? शीतोष्णकटिबंध को। अब ये फॉर्मेट अगर आपको क्लियर हो गया तो आप इसी फॉर्मेट से शीतोष्ण को भी लिख सकते हैं और शीतकटिबंध को भी लिख सकते हैं। वो तो मैं अभी बताऊंगा, ये तो मैंने इसके बुलेट पॉइंट्स बताए। हाँ, अभी पहले समझ तो लो, फिर मैं वो, पहले आप लिखना तो सीखो। आपको लिखना है कौन सा? शीतोष्णकटिबंध। अब देखो ये फॉर्मेट जो है ना बहुत सिंपल है। कुछ चीज़ें बदलेंगी, बाकी सेम रहेंगी। कुछ चीज़ें ही बदलेंगी, बाकी चीज़ें सेम रहेंगी। अगर आप पकड़ पाएंगे तो
एकदम सटीक हो जाएगा। हाँ बढ़िया, सही लिख रहे हो। ले लिया? बढ़िया, गुड। एक और लिखो, शीत कटिबंध। आपने लिखा? ठीक है, ठीक है। तिरछे, तिरछी नहीं, तिरछे। भारत में कर्क रेखा के ऊपर, हाँ। मकर रेखा के अपने यहाँ तो विस्तार है ही नहीं, तो अपन मकर रेखा से मतलब बस ले रहे हैं कर्क रेखा के ऊपर, है ना। तो बहुत सिंपल था, देखो बहुत सिंपल था। आपको इजीली कुछ भी नहीं करना है, बस आपको कुछ पॉइंट बदलने हैं। जैसे मैंने आपको ये बताया है, पहला पॉइंट सेम रहेगा कि नहीं रहेगा, बोलो। पहले पॉइंट में कोई दिक्कत नहीं आई, कोई बदलाव नहीं आएगा, सेम ही रहेगा। यानी शीतोष्णकटिबंधी पूछ रहा है तो क्या लिखेंगे, पहला पॉइंट तापमान आधारित अक्षांश क्षेत्र। दूसरे पॉइंट में बदलाव आ जाएगा, स्थिति बदल जाएगी। स्थिति में क्या बदलाव आएगा, बोलो। 33 से 66.5 डिग्री दोनों गोलार्ध। इस पॉइंट में ही बदलाव आ जाएगा। ये कौन सा होगा, तिरछे सौर विकिरण। यहाँ पे कैसे मिलेंगे, तिरछे मिलेंगे। इस पॉइंट में भी बदलाव आ जाएगा, कैसा, तापमान। और एक पॉइंट और बदल जाएगा, भारत के उत्तर में, कर्क रेखा के उत्तर में। इसका विस्तार भारत में कहाँ है, कर्क रेखा के उत्तर के क्षेत्र में। सिंपल सी बात है, कर्क रेखा के ऊपर का कौन सा है, शीतोष्ण। तो हमारे कर्क रेखा का जो ऊपर का क्षेत्र वो शीतोष्ण में आता है, और कर्क रेखा के नीचे का उष्ण में आता है। क्लियर है। सेम इसी फॉर्मेट से आप क्या लिख देंगे, शीत कटिबंध। बोलो, पहला पॉइंट क्या आएगा, सेम रहेगा। दूसरा पॉइंट क्या आएगा, समांतर सौर विकिरण, सॉरी स्थिति बताएंगे दूसरे पॉइंट में। 66.5 से 90 डिग्री दोनों गोला लिखना बहुत जरूरी है। दोनों, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आर्कटिक वृत्त से उत्तरी ध्रुव तक, अंटार्कटिक वृत्त से दक्षिण ध्रुव तक, या फिर आप सीधा अक्षांश रेखा ही वो पॉइंट्स लिख देना, है ना। और उसके बाद विकिरण की स्थिति क्या बनेगी, समांतर। और तापमान की स्थिति क्या बनेगी, और एक और पॉइंट क्या लिखेंगे, भारत में विस्तृत नहीं, भारत में इसका विस्तार नहीं पाया। तो ये लिखने का तरीका सीखना है। क्लियर हो गया। तो देखो, एक फॉर्मेट से अपने सारे क्रैक कर दिए। अच्छा, एग्जाम में अगर आपसे एक और प्रश्न पूछ ले, केवल पूछ ले ताप कटिबंध, तो लिख पाओगे। अगर आपसे पूछ ले ताप कटिबंध तो क्या लिख पाओगे, बोलो क्या लिखोगे परिचय में। हाँ, पहला पॉइंट ये लिखेंगे, पृथक पृथक तापमान वाले अक्षांशीय क्षेत्र। पृथक पृथक तापमान वाला अक्षांशीय क्षेत्र। दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, तो फिर लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे 3 प्रकार के सौर विकिरण। कौन से, लंबवत, तिरछे और समांतर। फिर तीसरा नहीं, पहले दूसरे पॉइंट में लिखना प्रकार। क्या लिखना, प्रकार। ताप कटिबंध 3 प्रकार के नाम लिख देंगे, उष्ण, शीतोष्ण और शीत। और फिर उनके नीचे लिखेंगे सौर विकिरण, कैसे, लंबवत, तिरछे, और फिर लिख देंगे तापमान। तापमान कैसा, उच्च, मध्यम, हो गया हमारा। समय कि नहीं है, तो ये भी लिख सकते हैं। तो ठीक है, फिर ये पूरा सेशन हमारा कवर होता है। यानी आज का सेशन आपको समझ में आया पूरा, विद आंसर राइटिंग समझ में आया। क्वेश्चन प्रीलिम्स में ही बना सकता है। क्वेश्चन प्रीलिम्स में कैसे बनाएगा, उष्णकटिबंध में तापमान की स्थिति। ऑप्शन नंबर ए उच्च तापमान, ऑप्शन नंबर बी मध्यम तापमान, ऑप्शन नंबर सी निम्न तापमान, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। आंसर क्या लगाओगे, क्या लगाओ, उच्च तापमान। दूसरा प्रश्न पूछेगा, शीतोष्णकटिबंध में तापमान की स्थिति होती है। ऑप्शन नंबर ए उच्च तापमान, ऑप्शन नंबर बी मध्यम तापमान, ऑप्शन नंबर सी निम्न तापमान, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। आंसर मध्यम तापमान। प्रश्न बनेगा, शीत कटिबंध में तापमान की स्थिति होती है, ऑप्शन वही रहेंगे। आंसर क्या, न्यूनतम तापमान। प्रश्न बनेगा, उष्णकटिबंध क्षेत्र भारत में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए कर्क रेखा के ऊपर, ऑप्शन नंबर बी कर्क रेखा के नीचे, ऑप्शन नंबर बी कर्क रेखा के ऊपर और नीचे दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। आंसर कर्क रेखा के नीचे। समय की नहीं है, भारत में शीतोष्णकटिबंध का विस्तार पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए कर्क रेखा के ऊपर, ऑप्शन नंबर बी कर्क रेखा के नीचे, ऑप्शन नंबर सी कर्क रेखा के ऊपर नीचे, ऑप्शन नंबर बी इनमें से कोई नहीं। आंसर कर्क रेखा के ऊपर। समय की नहीं है। यानी पढ़ाई करना बहुत सरल है, अगर आपका विजन क्लियर है, आपका एटीट्यूड क्लियर है।
ना तो प्री में दिक्कत आएगी ना मेंस में दिक्कत आएगी। पढ़ने का तरीका हमारा सही होना चाहिए। उस टॉपिक को 360 डिग्री से पढ़ेंगे आप ना, तो चाहे प्रीलिम्स हो, चाहे मेंस हो, चाहे इंटरव्यू हो, किसी भी लेवल पे आप कहीं पे भी मात नहीं खाएंगे, क्योंकि इंटरव्यू में भी पूछ लेगा। इंटरव्यू में टेक्निकली पूछ सकता है तो टेक्निकली बता देंगे। डायग्राम बनवा ले, डायग्राम बना देना, ये देखो ये देखो ये देखो, खुश हो जाएगा वो। क्लियर हो गया? तो अपने को अपनी तरीके में क्या करना होगा, बदलाव लाना होगा। हम जो अभी तक पढ़ते आए वैसा नहीं पढ़ना है, हमें अब एक नए तरीके से पढ़ना है, इनोवेटिव तरीके से पढ़ना है, दिमाग खोल के पढ़ना है। जो भी अपन पढ़ रहे हैं उसको हमें सार्थक करना है कि हमने जो पढ़ा वो वास्तव में कितना हमें अंदर तक समझ में आया, क्या इसका कंक्लूजन निकला, क्यों ये टॉपिक अपन पढ़ रहे हैं, किस बात के लिए पढ़ रहे हैं, तो ये टॉपिक क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग, बता सकते हैं आप लोग? इस टॉपिक का अध्ययन हमने क्यों किया? इस टॉपिक का हमने अध्ययन किया कि पृथ्वी पर तापमान की स्थिति कैसे है, अलग अलग कैसे, क्यों है, और इस तापमान के क्षेत्र क्यों बन रहे हैं, इनमें तापमान की स्थिति क्या है, ये सारे आंसर्स ढूंढने थे हमें, इसलिए हमने इस टॉपिक को पढ़ा है। आई बात समझ में? तो ये हमारा कंक्लूजन भी हो गया आज के टॉपिक का कि हमने क्यों पढ़ा, तापमान की स्थिति को पृथ्वी पे जानना है। और चूंकि तापमान हर चीज़ को कनेक्ट करता है, तापमान वर्षा को कनेक्ट करता है, तापमान जलवायु को कनेक्ट करता है, तापमान एग्रीकल्चर को कनेक्ट करता है, तापमान हमारे परिवेश को कनेक्ट करता है, तापमान हमारे कल्चर को कनेक्ट करता है, तापमान हमारे बॉडी को कनेक्ट करता है। आई बात समझ में? बोलो। सर्दियों में आपका दिमाग का टेम्परेचर ठंडा होता है, आप भी ठंडे रहते हैं। गर्मियों में तापमान ज़्यादा होता है, दिमाग भी गर्म हो जाता है। आई बात समझ में? गर्मियों के दिनों में एसी कूलर का प्रयोग करते हैं, कपड़े हमारे छोटे हो जाते हैं, कपड़े हमारे कॉटन के हो जाते हैं। शीतकाल में जाते हैं तो क्या होता है, स्थिति बदल जाती है, खाना भी बदलता है, पहनावा भी बदलता है, दिमाग भी बदलता है, सब कुछ बदलता है। बदलता है कि नहीं बदलता? इसे जलवायु कहते हैं। तो कुल मिलाकर तापमान के कारण जलवायु क्या होती है, निर्धारित होती है। तो इसका मतलब है कि कटिबंधों के आधार पर जलवायु क्या होगी, निर्धारित होगी। तो आपसे कोई पूछे कि कटिबंधों से भारत में क्या स्थिति बनेगी, तो आप बताना भारत की जलवायु क्या होती है, निर्धारित होती है। तो आपसे पूछेगा भारत की जलवायु कैसी, तो आप बताना भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की है। कैसी है? आई बात समझ में? कल अपन आगे बढ़ेंगे, ठीक है? चलिए। हाँ, इस क्या हुआ, स्कैनर, ठीक है। अरे क्या मूर्ति की थोड़ी है, ये करो। अरे अरे अरे, ध्यान ही नहीं देता कभी कहूँ यहाँ की चीजें ध्यान रखो। कम क्यों हो जाते हैं पेन, ध्यान ही नहीं रखते हैं। एक भी लगा के आपके नहीं गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कभी कहूँ महात्मा गांधी की चीजें गायब कहाँ हो रही है, आगे तो मेरे रूम में पड़ी होगी। इसकी रिकॉर्डिंग चालू है। ये कर दी मैडम, आप जी। बता दो मेरे 500 तो ये मेरा प्रसाद मेरी एक दिन का प्रसाद मेरी तरफ से रहेगा। मैडम हमें प्रसाद खिलाना रोज अब, पक्का? अगर प्रसाद नहीं आएगा तो दीपिका मैम। हाँ